तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो सांस्कृतिक जागरण हुआ, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार हुआ, इसमें मुख्य रूप से अगर किसी का नाम लिया जाए तो उसमें राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणीय है। राजा राम मोहन राय ने कई ऐसी पुस्तक लिखे जिनके माध्यम से वो समाज में नई चेतना लाने का कार्य किए। इनमें इनका जो पुस्तक है मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी आदि कई ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से इन्होंने समाज में जन जागरूकता फैलाने का काम किए। तो हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है 15 वर्ष की अवस्था से ही मूर्ति पूजा का विरोध किए और मूर्ति पूजा का विरोध के करते हुए उन्होंने एक ईश्वरवाद पे बल दिया। उनका मत था कि एक ईश्वर हो और एक ईश्वर के सिद्धांत पे उन्होंने कार्य किया और इसीलिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ ही उन्होंने अपने कई ऐसे अनुयायी बनाए। हालांकि इसी दरमियान 1833 ईस्वी में अकाल निधन इनका हो गया, लेकिन इनके विचारों को प्रचार प्रसार करने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है, जिन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। और इस कार्य में इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की और ब्रह्म समाज का और ज्यादा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। जो उनका मत था, राजा राम मोहन राय का जो मत था, उनके मतों को और अधिक प्रसार करने के लिए इन्होंने केशव चंद्र सेन को भी इस कार्य में उन्होंने जोड़ने का काम किया ताकि ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके। केशव चंद्र सेन को उन्होंने आचार्य पद पर भी नियुक्त किए, लेकिन 1865 ईस्वी में इनको आचार्य पद से विमुक्त कर दिया गया। फलतः केशव चंद्र सेन ने आचार्य पद से विमुक्त होने के बाद उन्होंने एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना किया जो नवीन आदि ब्रह्म समाज के नाम से पॉपुलर हुए। और जो इनका सिद्धांत था वैदिक कर्मकांड का विरोध करना, कम उम्र की बच्चों का, बालिकाओं का शादी पे निषेध करना, लेकिन इन्होंने क्या कि अपनी कम उम्र की 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के अल्पवयस्क महाराजा के पुत्र से कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी समाज में फूट हो गया। यानी आदि जो नवीन ब्रह्म समाज था उनमें फूट हो गया और एक नया ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ और उसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो गया। हालांकि ब्रह्म समाज का फूट जो भी हो, लेकिन इन्होंने समाज में एक नई चेतना लाने का कार्य किए, एक नई जन जागृति लाने का कार्य किए और इन्हीं से प्रभावित होके, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होके महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रार्थना समाज अस्तित्व में आए, जिसमें मुख्य रूप से महादेव गोविंद रानाडे, एनजी चंद्रावाकर, ये लोग भी समाज की जो कुरीतियां था उनको दूर करने का प्रयास किए। इसी समय आप देखते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, साउथ के क्षेत्र में आपको कई ऐसे सामाजिक संगठन बने, जैसे दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा सभा आदि ऐसे कई संगठन बने, जिसके माध्यम से समाज में एक जन जागरूकता लाया गया। समाज में लोगों में शिक्षा का विकास किया गया ताकि इस आधुनिकता का विकास हो सके, लोग मुख्य धारा में आ सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज के साथ ही वहां पे एक आर्य समाज का भी स्थापना हुआ। जैसे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की। कब किए? 1875 में बॉम्बे में किए। हालांकि ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका एक ही मत था कि वेदों की ओर लौटो। उनका सिद्धांत था वेदों की ओर लौटो। क्यों? उन्होंने जिस प्रकार से देखा कि आडंबरपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, इससे समाज में अनैतिकता का फैलाव ज्यादा हो रहा है। फलतः इन्होंने जो वैदिक
समय था इसलिए उन्होंने वैदिक क्रियाकलापों को, वैदिक गतिविधियों को अपनाने पे बल दिया। यानी वेदों की ओर लौटो, यानी वैदिक जो वेद का जो पाठ है वो करो, वैदिक ग्रंथ का अध्ययन करो, इन पे उन्होंने बल दिया। इनके जो अनुयायी थे जैसे पंडित महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, इनके विशिष्ट कार्यकर्ता थे और ये इनको सहयोग कर रहे थे। जिस प्रकार से आज समाज पॉपुलर हो रहा था, जिस प्रकार से इन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया, उन्होंने ब्रिटिश का विरोध कहा इस रूप में किया था कि जिस प्रकार बुरा से बुरा देसी राज अच्छा से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है, यानी बुरा से बुरा जो भी देसी राज है वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज से भी अच्छा है। तो इन उक्तियों से परेशान होके जो ब्रिटिश व्यक्ति थे, जैसे कि वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि आर्य समाज को सत्य ही भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जा सकता है, जन्मदाता है ये, भारतीय अशांति का जन्मदाता कह के पुकारा। इस प्रकार से जो भारतीय अशांति का जन्मदाता के रूप में उद्बोध किया, तो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है। क्योंकि इनके अनुयायी रुकने वाले नहीं थे। इनके अनुयायियों ने जब 1883 में इनके गुरुजी का निधन हुआ, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ, तो इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल DAV की स्थापना किया। दयानंद एंग्लो वैदिक, एंग्लो यानी अंग्रेजी माध्यम का पढ़ाई, वैदिक में ये जो वैदिक जो हम प्राचीन जो काल है, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, उसकी पढ़ाई हम अंग्रेजी में करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया। लेकिन एक और स्कूल की स्थापना होता है 1902 में हरिद्वार में, गुरुकुल की स्थापना किए और इसमें जो है प्राचीन विद्या पद्धति, प्राचीन वैदिक शिक्षा दिया जाता था गुरुकुल में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्य समाज निश्चित रूप से भारत में अपनी शिक्षा संस्थान खोलकर लोगों में आधुनिकीकरण तथा प्राचीन जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उससे उनको अवगत कराया, जिससे लोगों में चेतना आई। इसी अन्य संस्थान के रूप में हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन का भी नाम उल्लेखनीय रूप से देखा जा सकता है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस का नाम भारतीय इतिहास में युगों युगों तक लिया जाएगा, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस शुरू से ही मूर्ति पूजा का समर्थक रहे हैं। इन्होंने इनके विचारों को, रामकृष्ण परमहंस के विचारों को अग्रसर करने का कार्य विवेकानंद को जाता है। विवेकानंद का जो थॉट था, सिद्धांत था, इन्होंने अपने थॉट और सिद्धांत को विश्व प्रसिद्ध धर्म सभा शिकागो में जब हुआ था, तो इनके थॉट और सिद्धांत को देखा जा सकता है कि पूरा विश्व को इन्होंने प्रभावित करने का काम की। हिंदुत्व को जिस प्रकार से उन्होंने शिकागो में रखा, शिकागो धर्म सम्मेलन में रखा, पूरा विश्व को हिंदुत्व को पहली बार एक सम्मान की दृष्टि से देखने का अवसर मिला। तो यही विवेकानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा। इनका वहां का जो भाषण का तत्व था, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच स्वस्थ संतुलन बनाने की बात कहा था इन्होंने। जब तक भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच संतुलन नहीं होगा, तब तक संसार अधूरा है। इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति, समाज, धर्म के बारे में कहा कि हमारा भारत तब विकसित होगा जब हमारा भारत में जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हो। अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो जो कार्य हमें 50 वर्षों में लगेंगे, अगर हमारी महिलाएं शिक्षित हो जाएगी तो वो कार्य 50 साल कम हो जाएंगे। यानी भारत को विकसित होने में 50 वर्ष कम समय लगेंगे। इसीलिए उन्होंने महिला शिक्षा पे जोर दिया
और उन्होंने कहा कि हमारे दलित भाई, शोषित, पीड़ित, उनको मुख्य धारा में लाए बिना इस देश का विकास संभव नहीं है। अगर वो भूखा रह गया तो हिंदुत्व का कोई औचित्य नहीं होता है। हिंदुत्व तभी फलेगा फूलेगा जब हमारा शोषित, पीड़ित, दलित कोई भूखे नहीं रहेंगे, वो मुख्य धारा में आएंगे तो हमारा देश तरक्की करेंगे। इस प्रकार का सिद्धांत रामकृष्ण मिशन के द्वारा स्वामी विवेकानंद ने पूरी हिंदुस्तान में फैलाने का काम किए और लोगों में जन जागरूकता लाने का काम किए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी स्थापना अमेरिका में HP ब्लॉटवर्स्की और कर्नल अलकाट के सहयोग से किया गया। चूंकि HP ब्लॉटवर्स्की ये जर्मन रूसी रक्त की महिलाएं थीं और इन लोगों का विचार था कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, जो वहां का कल्चर है, इसको बचाया जाए और इसीलिए इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जब 1875 में हुआ, उसके जस्ट 7 साल बाद यानी 82 में मद्रास के आड्यार में एक शाखा खोला गया और इसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में यानी उसके संपर्क में आई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में जब मद्रास में शाखा खोला गया था आड्यार में, उसी समय संपर्क में आई। लेकिन 89 में 1889 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बन गई, सक्रिय मेंबर। लेकिन जब कर्नल अलकाट का निधन होता है तो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। एनी बेसेंट की जब भी बात किया जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में इनका योगदान काफी सराहनीय रहा है। एनी बेसेंट ने ही 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू स्कूल कहिए उसको, की स्थापना किया। आप देखते हैं कि यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आने वाले समय में यानी 1916 में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो वर्तमान समय में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में विख्यात है, की स्थापना की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जिस प्रकार से भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन लाया, वो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य देखा जा सकता है। चूंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो कार्य था, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो एम था, उस एम में कहीं ना कहीं पूर्ण हुआ। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट चलाया इंडिया में और इस होम रूल लीग मूवमेंट से लोगों को यह एहसास दिलाया कि कैसे हम लोग ब्रिटिश के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं। और इससे उन्होंने भारतीयों में स्वशासन, उसको अपना शासन का बोध कराया और वो काफी पॉपुलर भी हुई। आगे हम देखते हैं जिस प्रकार से हिंदू में सुधारवादी मूवमेंट चला, उसी प्रकार का सुधारवादी मूवमेंट मुस्लिम समाज में भी चला। आप देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुआ तो उस क्रांति का जो नेतृत्वकर्ता के रूप में जो उद्घोषित किया था, वो बहादुर शाह जफर को ही उद्घोषित किया था। तो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट देखते हैं आपके 1858 की विक्टोरिया की घोषणा के बाद ब्रिटिश सत्ता यानी कंपनी की सत्ता खत्म हो जाता है और यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता यानी डायरेक्ट महारानी की सत्ता स्थापित होता है। तो इसके बाद उन्होंने मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि अगर भारत में अधिक दिनों तक राज करना है तो मुस्लिमों को अपने साथ लाना आवश्यक है। इसीलिए चूंकि अब समस्या मुस्लिम नहीं रह गया था, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उस समय की समस्याएं था कि मुस्लिम के साथ युद्ध करना, लेकिन अब समस्याएं मुस्लिम नहीं रह गया था, परिस्थितियां बदल चुका था। फलतः 1857 के बाद ब्रिटिश
सरकार ने सर सैयद अहमद खां को आगे की और उनके द्वारा मुस्लिम समाज में जो रूढ़िवादिता ग्रस्त था उनको दूर करने का प्रयास किया गया, ताकि मुस्लिम समाज की रूढ़िवादिता दूर हो सके, उनमें नई चेतना आ सके। इसके लिए उन्होंने सैयद अहमद खान ने अपने विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए एक पत्रिका प्रकाशित किया जो तहजीब उल अखलाक के नाम से विख्यात हुआ। इसी पत्रिका के माध्यम से इन्होंने मुस्लिमों में जो रूढ़िवादिता था इसको दूर करने का प्रयास किया गया। इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों में आधुनिकीकरण करने के लिए, उनमें चेतना लाने के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने अलीगढ़ में एक संस्थान की स्थापना किया जिसका नाम है एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल। एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया ताकि 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 मुस्लिमों में आधुनिकता आ सके। यही एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल जो 1875 में स्थापित किए थे, आने वाले समय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ। यानी 1920 ईस्वी में ये अलीगढ़ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इसी प्रकार से उन्होंने मुस्लिमों में सुधार कार्यक्रम किए, मुस्लिमों में आधुनिकता लाने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि इसी समय मुस्लिम में एक सुधारवादी मूवमेंट चला, देवबंद शाखा। ये देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद नामक स्थान पे स्थापित किए थे। इसमें मुख्य रूप से जो लोग सम्मिलित थे वो थे मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही आदि लोग थे जो उन्होंने देवबंद शाखा शुरू किए। इसका मुख्य उद्देश्य था जो यूपी, जो सर सैयद अहमद खां का जो अलीगढ़ मूवमेंट है, उस अलीगढ़ मूवमेंट को कमजोर करना, उनके विचारों का विरोध करना और कांग्रेस के साथ निकटता स्थापित करना। और जितना सर सैयद अहमद खां का जो संस्थान था उस सब पे पाबंदी लगाने का इन्होंने प्रयास किया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि उसी समय एक वहाबी मूवमेंट चला था, जिसके जो मुस्लिम समाज को इस्लाम के प्रति कट्टरता लाने का प्रयास किया। उसमें वलीउल्लाह इसके प्रमुख नेता थे और भारत में सैयद अहमद बरेलवी इसमें काफी सक्रियता दिखाएं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में सुधारवादी मूवमेंट चला और हिंदू समाज में भी सुधारवादी मूवमेंट चला। इसी प्रकार से सिख सुधार मूवमेंट चला, सिख समाज में भी सुधार मूवमेंट चला, क्योंकि उस समय सिख समाज में भी काफी अराजकता फैल गया था। जो गुरुद्वारे के प्रबंधक होते थे, वो महंत थे, वो काफी भ्रष्ट हो चुके थे, वो अपनी अनैतिक क्रियाकलापों में लिप्त थे, इतने ज्यादा अनैतिक क्रियाकलापों में लिप्त थे जिसके वजह से सिख संप्रदाय में अनैतिकता का बदबू आने लगा था। फलतः इस बदबू को दूर करने के लिए वहां पे अकाली आंदोलन चला। 1921 ईस्वी में अकाली आंदोलन चला ताकि गुरुद्वारे में जो अराजकता फैला हुआ है उस अराजकता को दूर किया जाए। इसी प्रकार से पारसी सुधार आंदोलन भी चला, यानी पारसी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, पारसी समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए पारसी सुधार आंदोलन चला। इसमें मुख्य रूप से नौरोजी फरदौनजी, दादा साहब नौरोजी, R.K. कामा और अन्य पारसी का सहयोग रहा था। इनका मुख्य उद्देश्य था जो समाज में, जो पारसी समाज में जो कुरीतियां हैं, उनसे जो लोग छुआछूत करते हैं उनको दूर कर इनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनमें आधुनिकता लाया जाए, ताकि समाज में उनका भी अहम योगदान हो। और इसके लिए इन लोगों ने एक संस्था गठित किया,
उस संस्था का नाम था रहनुमाई मजदायन सभा। रहनुमाई मजदायन सभा के द्वारा ही इन्होंने समाज में एक नई चेतना लाने का काम किया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस समय जो भारतीय समाज में जो हमारा धर्म था, समाज था, संस्कृति था, में कई ऐसी समस्याएं थी। उस समस्याओं को भी ये समाज सुधारक ने दूर करने का प्रयास किए। जैसे हम देख सकते हैं कि उस समय विधवा को विवाह पे अनुमति नहीं था। फलतः कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से इस पर काफी पुरजोर प्रयास किए। इन्होंने बहुत सारे लोगों से साक्ष्य जुटाए, सरकार को इससे अवगत करवाया और अवगत करवाने के बाद सरकार को भी लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि कहीं न कहीं ये प्रथा काफी अमानवीय प्रथा है और इस प्रथा को अंत किया जाए। फलतः 1856 के अधिनियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और विधवा जो समाज में पहले अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही थी, वो समाज में अब एक मुख्य धारा में आ गई, उनको सम्मान दिया गया। ठीक उसी प्रकार से महिला शिक्षा भी काफी कमजोर था, महिला के शिक्षा की भी आवश्यकता थी। फलतः इस दिशा में डीके कर्वे और मद्रास में वीरेशलिंगम पुंटलू ने विशेष रूप से प्रयत्न किए। डीके कर्वे ने एक ब्राह्मण विधवा से विवाह करके यह साबित किया कि महिला को सम्मान देना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से 1906 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। इस प्रकार से जब महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, वो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में यह पहला विश्वविद्यालय था जो महिला विश्वविद्यालय के रूप में था। आने वाले समय में आप देखते हैं कई और ऐसी कुरीतियां था। जैसे आप देखते हैं कि महिलाओं की शादी कम उम्र में कर दिया जाता था। फलतः बीएम मालावारी के प्रयत्न से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया। इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका की शादी पर पाबंदी लगा दिया गया और इसको और विस्तार शारदा एक्ट 1930 में जो इम्प्लीमेंट हुआ वहां पे देखा जा सकता है, जहां पे बालिका की शादी 14 वर्ष और बालक युवक का शादी 18 वर्ष यानी मिनिमम एज किया गया। इससे कम उम्र पे शादी करने पे कानूनन अपराध घोषित किया गया। इस प्रकार से महिलाओं की दिशा में जो प्रयास किए वो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य देखा जा सकता है। भारत में दास प्रथा था, उस दास प्रथा का भी अंत किया गया। इस प्रकार से अन्य जो सामाजिक कुरीतियां था उसको दूर करने का कार्य किया गया और ये जो तमाम समाज सुधारक थे, इनके जो सुधारवादी कार्यक्रम से भारतीय जनमानस में एक नई चेतना आया और इसी चेतना के वजह से भारतीय समाज में एक जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, उस राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। लोगों में जब चेतना का विकास हुआ तो निश्चित रूप से उनको लगा कि हम किसी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। फलतः उन्होंने क्या कहते हैं, आने वाले समय में ब्रिटिशों का पुरजोर विरोध किया और विरोध के दरमियान ही उनमें राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा पनपा और अंततः देश आजादी के कगार पे पहुंचा और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जागरण हुआ और कैसे समाज सुधार कार्यक्रम हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने छात्राओं को इस टॉपिक में मैंने विशद वर्णन किया हूं और मैं अगला टॉपिक आने वाले समय में फिर बनाऊंगा। मेरा सेकंड टॉपिक आएगा। फिलहाल ये टॉपिक मैं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ हो सके। मुंशी सिंह कॉलेज के छात्र छात्रा भी इससे अधिक लाभान्वित हो, हमारे बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राएं भी काफी लाभान्वित हो। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मुंशी सिंह कॉलेज के द्वारा यह यूट्यूब चैनल में यह वीडियो में बना रहा हूँ ई कंटेंट। थैंक यू।